नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। क्या बंगाल की हार का बदला बंगाल से ले रहे हैं मोदी जी? दूसरा, आखिर कौन अदालत करेगी केजरीवाल जी से न्याय? और तीसरा, क्या नीट खत्म करने का समय आ गया है? इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है क्योंकि इसी से चैनल सुचारू रूप से चल सकता है। तो सबसे पहली बात, क्या बंगाल की हार का बदला बंगाल से ले रहे हैं मोदी जी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जी ने इधर 2-3 पत्र लिखे हैं मोदी जी को। उसमें से एक पत्र उन्होंने लिखा है जिसमें उनका कहना यह है कि भारत बांग्लादेश की जो पानी को लेके जो वार्ता हो रही है उसमें से पश्चिम बंगाल को बाहर रखने पर उन्होंने सख्त आपत्ति दर्ज की है क्योंकि सब वही अफेक्टेड पार्टी है। इस पूरे उसमें वो अफेक्टेड पार्टी है। मैं इस विषय पे आऊं इससे पहले ये जरा समझ लीजिए कि बांग्लादेश और हमारे बीच में क्या सेंसिटिविटी है और क्या वजह है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश जो वजूद में आया उसमें इंदिरा गांधी का एक बड़ा रोल था और उस समय 71 की बात लंबी हो जाएगी, लेकिन वहां पे इंदिरा गांधी की एक इनहेरेंट अपनी इज्जत है बांग्लादेश में। दूसरा, एक चीज और समझने वाली है कि हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है उसमें सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है। कई लोगों को लगता है पाकिस्तान, नहीं, बांग्लादेश के साथ हमारा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488, 3488 है। पाकिस्तान के साथ 3310। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक तो नहीं बोलेंगे, मतलब हमारा बॉर्डर तो इंटरनेशनल बॉर्डर की दृष्टि से बांग्लादेश हमारे लिए बहुत अहम है। एक चीज और समझनी होगी कि भारत से बांग्लादेश में 54 नदियां, 54 नदियां भारत से फ्लो करके बांग्लादेश में जाती हैं। तो हमारे और उनके बीच में नदी के पानी को लेकर भी एक बातचीत होती रहनी चाहिए, होती रहती है। जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो उस समय मार्च 1972 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान ने एक ज्वाइंट ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। उसमें बहुत सी चीजें थी और उसी के तहत उन्होंने एक रिवर कमीशन की भी बात हुई और उसमें यह था कि किस तरह से पानी की शेयरिंग होगी, किस तरह से इरिगेशन की बात करेंगे, किस तरह से फ्लड्स को रोकेंगे, इत्यादि इत्यादि। फिर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है। उसके बाद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध कुछ सालों के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन ये सब ऊपर नीचे होते हवाते 1996 में जब देवे गौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय शेख मुजीबुर की लड़की शेख हसीना जी वापस सत्ता में लौटती हैं और उनके साथ देवे गौड़ा साहब ने 30 साल की इंडो बांग्लादेश रिवर ट्रीटी साइन की थी। अब 2026 में उसका रिन्यूअल है। इस बीच शेख हसीना आई थी और उनके साथ इस रिवर ट्रीटी की और इन सब की बात भी शुरू हुई, लेकिन इस सारे जो प्रक्रिया है उससे पश्चिम बंगाल को बाहर रखा जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल ही के लिए सबसे अहम ये जो पूरा वाटर ट्रीटी है उसके लिए सबसे अहम है। क्योंकि एक दो चीजें ये समझनी होगी कि 1996 और आज में भौगोलिक रूप से ग्राउंड पे बहुत सी चीजें बदल गई हैं। जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का केंद्र है वो फरक्का को लेके है। फरक्का बराज जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर पे है और 2 मुख्य है। एक तो वहां हाइड्रो पावर स्टेशन है बिजली की वजह है, दूसरा वो जो बराज है वो गंगा वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके क्या करता है कि उसमें से वो जो जब ड्राई सीजन होता है, जब पानी कम रहता है, उस समय इस गंगा के पानी को हुगली रिवर में डाइवर्ट करके किया जाता है। और उसका कारण यह है कि जो हुगली में सिल्ट आता है, जो नीचे से
नदी में जो सिल्ट आता है उसको बहा के ले जाना होता है, क्योंकि उसके बिना कोलकाता का जो पोर्ट है उसका वो ऑपरेट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो कलकत्ता के पोर्ट के संचालन के लिए ये आवश्यक है कि ये सिल्ट के लिए हुगली में पानी डाइवर्ट किया जाए, और वो गंगा के फरक्का बराज से होता है। अब इसी को लेके खींचतान है। बांग्लादेश को का कहना है कि भाई आप पानी ज्यादा ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल का कहना है कि हमें पानी कम मिलता है। वो उसकी ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी में बहुत सी चीजें थी, लेकिन चूंकि 2026 में वो फिर से रिन्यू होनी है, तो उसमें वेस्ट बंगाल की कहीं ना कहीं भागीदारी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि एक दो चीजें समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल हुआ या असम हुआ या त्रिपुरा हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश, मतलब जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था, जब गृह युद्ध हुआ वहां पे, तो वहां से बहुत से शरणार्थी हमारे आए थे। वहां के युद्ध का बहुत व्यापक असर बंगाल, असम और त्रिपुरा में पड़ा था, लेकिन किसी ने चू नहीं की थी। बंगाल ने एक बार भी उफ नहीं की थी कि भाई इनके आ जाने से हमें क्या क्या दिक्कत। उनको लगा था कि हमारे ही जैसे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, 47 से पहले हम लोग साथ रहते थे, अब बंटवारा हो गया, अलग अलग हैं, वो अकोमोडेट किया था फेडरल। और अब क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट को एक हद तक अपने चीजें मैनेज करने का, एक हद तक स्वायत्ता तो देनी ही पड़ेगी। और मोदी जी कहते सब है, मोदी जी को देखिए, सबसे अच्छी बात है मोदी जी को पता सब है, लेकिन करते नहीं है। मतलब खुद ही एक चीज बोलेंगे और उस पर खुद नहीं बात करेंगे, कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं उस पर नहीं बात करेंगे, और खुद ही वैसी भाषा का उपयोग करेंगे। तो मोदी जी कहते हैं सरकार चलाने के लिए सहमति चाहिए, लेकिन सहमति में किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। अब होता क्या है, जैसे एक छोटा उदाहरण दे दूं, मोदी जी के हरदम एक दिक्कत क्या है कि उनके पास एक अडानी जी उनके दोस्त हैं। अब बहुत से डिसीजन मेकिंग में वो आगे आगे अडानी जी चलते रहते हैं। जैसे मैं बांग्लादेश की बात बताऊं, बांग्लादेश से जाके एक पावर एग्रीमेंट साइन हुआ, बांग्लादेश को पावर देनी है, अडानी जी ने साइन किया है। अब वो जो पावर स्टेशन है जो कोयले से चलेगा, थर्मल पावर बोला जाता है, वो बन रहा है गोड्डा झारखंड में, बिजली जाएगी बांग्लादेश, कोयला आएगा ऑस्ट्रेलिया से, प्रदूषण होगा भारत में। ये सब कार्रवाई अडानी जी के लिए हो रही है। मैं उसके डिटेल को कई बार कह चुका हूं कि कितने दाम पे कोयला लाके क्या क्या कर रहे हैं, और बांग्लादेश भी उससे दुखी है, लेकिन ये है। दूसरा, अब अगर आप इस तरह का कोई कार्यक्रम कर रहे थे तो झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, इनसे भी तो आपको बात करनी चाहिए थी, ये भी तो स्टेक होल्डर हैं। अब आपने, जैसे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि श्रीलंका में आप एक पोर्ट दिलाने चले गए थे अडानी जी को, याद है ना, वो सबको मालूम है उस पोर्ट को लेके क्या क्या हुआ था। तो क्या आपको नहीं लगता था कि तमिलनाडु को भी उस लूप में ले लेना चाहिए था अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहे थे? क्योंकि जब आप पाकिस्तान के आईएसआई को पठानकोट में आके हमारे जमीन पे इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पंजाब सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, मतलब जो वहां की लोकल सरकार है, उनसे भी बातचीत आपको कर लेनी चाहिए थी? आपको कहीं ना कहीं उनके भी को लूप में ले लेना चाहिए था। आपको नहीं लगता है कि आप जब अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, जब चाइना ओलंपिक में जाते हैं और उनको वीसा नहीं देता है, चाइना स्टेबल करके देता है, मना करता है कि ये लोग नहीं आएंगे, तो आपको चाइना का बहिष्कार जरा जोरदार ढंग से करना चाहिए था। क्यों आप इन लोगों से घबराते हैं? क्या व्यापारिक कारण है या कोई और कारण है? क्योंकि एक चीज तो, मतलब अंत में मुझे लगता है कि बंगाल में आपकी हार हुई, बुरी हार हुई। आपकी एक बार नहीं, आपकी विधानसभा में बहुत भयंकर हार हुई। फिर आपने कहा कि अब तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, धूल चटा देंगे। आपने सारे लोगों को लगा दिया था। प्रशांत किशोर बता रहे थे कि वो तो 30 से ज्यादा, आपकी फिर करारी हार हुई। तो क्या इन सब का गुस्सा है आपके ऊपर? एक चीज समझना होगा, व्यक्ति के हित से बढ़कर, व्यक्ति के फोटो सेशन से बढ़कर, व्यक्ति के जय पराजय से बढ़कर राष्ट्रहित होता है। और राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि आप कोई भी अगर समझौता कर रहे हैं पानी को लेके या उसको लेके, उसमें जो कंसर्न स्टेट है
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अगर इस वार्ता में शामिल करेंगे तो चीजें ज्यादा आसान होंगी इस देश के लिए। अब दूसरी बात, आखिर कौन अदालत करेगी केजरीवाल का न्याय? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जी को 3-4 महीना हो गया है जेल गए हुए। बीच में वो एक अंतरिम जमानत पे छूटे थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रचार करने के लिए। 20 जून को लोअर कोर्ट ने उनको बेल दे दी। 21 तारीख को अभी कागज आया नहीं था, बिना कागज के ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने बिना कागज के उनको उस समय कहा कि हाँ अभी स्टे, और फिर जब कागज आएगा तो रेगुलर स्टे दिया। और क्या स्टे दिया? उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में इस पे कोई फैसला लेंगे, तब तक ये ऑर्डर स्टे। फिर जो ये पक्ष था, मतलब केजरीवाल का पक्ष था, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब कल इस बात को सुन रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ये दिस इज अ बिट अनयूजुअल, ये शब्द इस्तेमाल किए। 21 तारीख का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था 2-3 दिन में हम लोग इस पे, तब तक हम ऑर्डर को स्टे लगा देते हैं जब तक हम अपना ऑर्डर रिजर्व रखेंगे। उन्होंने कहा था इट इज अ बिट अनयूजुअल, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 26 को इसकी तारीख लगा रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने कल शाम को कहा कि हम कल इसको, मंगल को इसका जवाब हम बाकी मतलब इस कोर्ट को के ऑर्डर को अपलोड कर देंगे। आज वो अपलोड हुई और ईडी की जो पिटीशन थी टू स्टे दी बेल ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट वो मान ली गई, और अब केजरीवाल साहब बाहर नहीं आएंगे क्योंकि लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लग गया है। जो वेकेशन जज थी लोअर कोर्ट की न्याय बिंदु, उन्होंने अपने ऑर्डर को डिटेल लिखा है। उस ऑर्डर में उन्होंने ऑब्जर्व बहुत सी चीजें की हैं। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि जो ईडी है उसको केजरीवाल जी के विरुद्ध कुछ नहीं मिला है, और वो उनके साथ बायस के साथ काम कर रहे हैं। शब्द यूज किया, दे आर वर्किंग एज इन बायस अगेंस्ट केजरीवाल, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि ईडी को कोई डायरेक्ट साक्ष्य इनके अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध नहीं मिला है। ऑर्डर में एक और चीज हुई है कि ऑर्डर में खूब डट करके सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने मुकदमे थे उसको खूब रेफर किया गया है। ऑर्डर बिल्कुल ठीक से पक्का उन्होंने किया है। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने अभी हाल के दिनों में, 1-2-3 महीना पहले, इलेक्शन से जस्ट पहले, उन्होंने एक सार्वजनिक फंक्शन में कहा था कि भाई लोअर कोर्ट को बेल देना काम लोअर कोर्ट का है, और लोअर कोर्ट जब बेल नहीं देती है तो ये प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है। तो लोअर कोर्ट ने तो प्रेशर बेल देने की हिम्मत दिखाई, अब हाई कोर्ट यहां आके दिखा रहा है। तो इससे क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये बेल ना देने की प्रवृत्ति लोअर कोर्ट से जानी चाहिए। हाई कोर्ट में आ गया मामला। हाई कोर्ट ने बिना कागज के पहले तो स्टे कर दिया था। इसी के साथ जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल के लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसको स्टे कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऑर्डर नहीं आया। तो उन्होंने कहा साहब जब वहां पे बिना कागज बिना उसके स्टे कर दिया गया तो आप भी कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर उन्होंने गलत काम किया तो हम वो गलत काम करें, ये जरूरी नहीं है। तो ये ठीक नहीं है, उन्होंने कहा। अब 1-2-3 चीजें और समझ लें। जो जब 21 तारीख को जून को उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में ऑर्डर देंगे। अब 2-3 दिन क्या, 2-3 दिन हमारे और आप जैसे 2-3 दिन कि भाई अगर आज हम मंगल में बैठे हैं तो 2 दिन का मतलब या 3 दिन का मतलब बृहस्पति या शुक्र, थर्सडे या फ्राइडे, या 2 या 3 वर्किंग डेज, या 8 घंटे के हिसाब से, क्योंकि 8 घंटे के हिसाब से अगर दिन करेंगे तो 9 दिन बाद करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया तो इन्होंने साफ कहा कि हम ऑर्डर अपलोड कर रहे हैं। अब आज जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर अपलोड किया है तो उसमें उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा है कि लोअर कोर्ट ने ये बेल देते समय दे हैव नॉट अप्लाइड देयर माइंड। उन्होंने मतलब सख्त टिप्पणी की है लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे। उधर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोअर कोर्ट अपना सुने और अगर उसको लगता है तो उस पर ऑर्डर देना चाहिए। उन्होंने कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं बताया है हाई कोर्ट ने, जस्ट एक जनरल रिमार्क दिया है कि दे हैव नॉट अप्लाइड देयर माइंड। कल इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है।
मैंने इस एक शो में मैं था अभय दुबे जी के साथ, मैंने बिल्कुल कहा था कि हाई कोर्ट ने जिस तरह का रवैया 21 तारीख को था, इसके हिसाब से वो स्टे देने जा रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जी को रिलीफ मिल जानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरी बात पे, नीट खत्म करने का क्या समय आ गया है। जब मैं नीट की बात कर रहा हूं तो ये जो परीक्षाएं अभी आप हो रही हैं और जिसमें लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और रोज पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं और लाखों बच्चों का के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी जी ने एक और लेटर लिखा है। उन्होंने ये लेटर लिखा है कि भाई नीट को अब एबॉलिश कर देना चाहिए और जो पुराना सिस्टम था कि जहां राज्य सरकारें अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी, उसी पे वापस आ जाना चाहिए। अब पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि पहले पीएमटी, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए, इन सब की अलग अलग परीक्षाएं अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट करती थी, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज अकेले भी करते थे। फिर काफी रिसर्च के बाद और बातचीत के बाद बहुत सालों के बाद ये हुआ कि नहीं भाई, पूरे देश में एक परीक्षा होनी चाहिए। तो 2017 में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होकर के ये हुआ कि अब यही लोग सारे टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अब ये जो एनटीए इस समय है वो 3 तरह के परीक्षाएं करता है। एक वो एडमिशन, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिशन का कॉमन टेस्ट करता है। एक वो स्कूल का भी एडमिशन का कॉमन टेस्ट करता है। और फिर वो रिक्रूटमेंट के भी एग्जाम करता है, जो नौकरी के लिए होते हैं उसका भी एग्जाम कंडक्ट करता है। हालांकि अजीब सा है, मतलब एक ऐसी एजेंसी जो स्कूल से लेके मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और नौकरी ये सब एक एजेंसी करे, ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन अब है तो है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस, मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस, मैनेजमेंट का एंट्रेंस, फार्मेसी का एंट्रेंस, ये सब करता है। लेकिन हाल के दिनों में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इसमें भयंकर घपला है। उस घपले में कौन कौन रिक्त है वो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। और इसमें वो कुछ कर ले, वो पेपर लीक को नहीं संभाल पा रहे हैं। हर बार पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं से, यहां से वहां से। दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस। अब सबसे पहली बात, हाँ एक चीज और आपको बता दूं कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिशन कौन कौन से, करीब 15 टेस्ट कंडक्ट करता है फॉर एडमिशन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। उसमें 3-4 मैं बता दूं, जैसे नीट अंडर ग्रेजुएट, जेई मेन, सीएम मैनेजमेंट वाला, सीमैट, सीयूटी, फिर एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस टेस्ट करता है। अब स्कूल कॉलेज, मैंने जब स्कूल कहा था, स्कूल लेवल के 3 टेस्ट करता है। सैनिक स्कूल का एक टेस्ट करता है और एक नवयुग स्कूल सरोजनी नगर दिल्ली का, उसका एंट्रेंस टेस्ट करता है। तो एक सिंगल स्कूल से लेके 14 लाख बच्चों का नीट तक करते हैं। फिर ये रिक्रूटमेंट करता है, 10 रिक्रूटमेंट की परीक्षाएं करते हैं। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नवोदय विद्यालय, एनवीएस, एलडीसी बोलते हैं वो, उत्तराखंड हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम, मैं कुछ बता दे रहा हूं, ये सब वो करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अटेम्प्ट किया गया था कि सबका एक हो, ये नहीं हो पा रहा है। अब अगर नहीं सफल है तो इसको तुरंत वापस कर लीजिए। इसको क्यों आप परस्यू कर रहे हैं? क्योंकि ना हम कारण ढूंढते हैं, ना हम कॉज ढूंढते हैं। हम तो ऊपर के जो सिम्टम्स हैं वो करके रास्ता खोजते हैं जस्टिफिकेशन का, कि भाई इस वजह से हो गया, इसको पकड़ लिया, वो कर लिया। देखिए, कोई भी चीज होती है उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जिसमें सिर्फ खराब ही खराब है। जैसे नोटबंदी में कोई अच्छी चीज नहीं मिली, उसी तरह से जो एनटीए है इसमें सब कुछ खराब है। तो क्यों इसको परस्यू कर रहे हैं? वैसे भी शिक्षा जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उस स्टेट सब्जेक्ट में आप उस टेरिटरी में क्यों केंद्र जाना चाहते हैं? क्योंकि आप अपनी स्टेट अगर रहेगा तो एक कंटिन्यूटी भी रहती है ना, स्टेट जानता है कैसे है क्या है, वो स्टेट के हिसाब से चलने दीजिए। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया टेस्ट करना चाहती तो अपना टेस्ट करे अपने अपने जहां जहां उसके वो डायरेक्ट उसके कॉलेजेस और स्कूल है। और वो एक और ऑप्शनल कर सकती है कि जो स्टेट ज्वाइन करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट वो अपना नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको ज्वाइन कर लें उनके टेस्ट में। लेकिन जो बड़े स्टेट हैं जो अपने आप इसको कंडक्ट करती आई हैं, सफलतापूर्वक करती हैं, उनको करने में आपको क्या है? मैं एक चीज ये जरा थोड़ा समझने वाली बात है, ये मोदी जी क्यों चाहते हैं एक भाषा, एक चुनाव, एक पार्टी, एक नेता, मतलब सब कुछ एक, और अंतुगत्वा अंत में एक नेता और एक मोदी जी। तो उस प्रवृत्ति से मुझे लगता है कि
बाहर निकलना होगा। ये हाई टाइम है कि जब नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चों का और करोड़ों परिवारों का भविष्य अंधकार में है, इसको तत्काल, ममता बनर्जी की बात बिल्कुल ठीक है, तुरंत बंद करना चाहिए। स्टेट को अपने हिसाब से संभालने दें और स्टेट ही इसको ओवर रखा है। सेंट्रल अगर कोई अपना कुछ करना चाहता है परीक्षा तो वो कुछ छोटा मोटा करता रहे, लेकिन एनटीए इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दिस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।